नमस्कार, सभी को जोहार। आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी स्पेशल क्लासेस मींस पीजीटी लैब असिस्टेंट टीजीटी। तो जैसा कि आप लोग का प्लांट एनाटॉमी खत्म हो गया है और आज नया चैप्टर जो कि आप देख रहे होंगे एंजाइम्स स्टार्ट होने वाला है और इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। जैसे ही एंजाइम्स खत्म हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स है उनका नाम है आपका बायोमोलिक्यूल्स और बायोटेक्नोलॉजी। तो पहले उन 2 चैप्टर्स को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आपका और कौन सा चैप्टर खत्म हो सकता है। लेकिन इनके बाद आपका बायोमोलिक्यूल्स और बायोटेक्नोलॉजी ही सबसे पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना किसी लेट के हुए। ठीक है, कि एंजाइम आखिर है क्या। ठीक है, एंजाइम्स का खोज किसने किया था, कहां पे इसका सबसे पहले खोज हुआ था। ठीक है, इसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरीज कौन कौन सी है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, लॉरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, आपका लॉक एंड की थ्योरीज क्या होता है, वो सब हम लोग को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले एंजाइम्स के बारे में समझते हैं कि एंजाइम्स क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका खोज किसने किया था, नामकरण किसने किया था। ठीक है, और इसके स्टडी को क्या कहते हैं। तो बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं एंजाइम। एंजाइम्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम। देखिए, एंजाइम्स को बोलते हैं विफर। क्या कहते हैं, विफर। सबसे पहले इसको ईस्ट में खोजा गया था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एंजाइम्स का खोज सबसे पहले किस में हुआ था। तो एंजाइम्स का खोज किस में हुआ था, ईस्ट में हुआ था। तो यानी कि ईस्ट में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, एंजाइम्स है। ध्यान दीजिएगा कि जीवित कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कारकों की आवश्यकता होती है। इन कारकों को ही क्या कहते हैं, एंजाइम्स। यहाँ पे वर्ड ध्यान दीजिएगा, जीवित कोशिका का बात किया गया है। ठीक है, यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि उनके अंदर रासायनिक क्रियाओं को चलाने के लिए जो हमें क्या चाहिए, आपको कारक चाहिए, मींस फैक्टर चाहिए। फैक्टर चाहिए, वो फैक्टर है क्या, एंजाइम से है। चाहे वो कोई सा भी आपका रासायनिक अभिक्रिया हो, चाहे वो आपका मेटाबॉलिक हो, कैटाबॉलिक हो या फिर एनाबॉलिक हो। हालांकि मेटाबॉलिक का ही दोनों प्रोसेस आपका दोनों भाग होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, जो आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी शरीर में क्या हो रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो रहे हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस फैक्टर की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स के स्टडी को क्या कहते हैं, एंजाइमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइमोलॉजी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, एंजाइमोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक एक चीज को ध्यान से सुनेगा, ध्यान से 2 बार 3 बार रिपीट करवाएंगे, साथ में साथ आप लोग बोलते चलिएगा, ताकि आप लोग को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है क्लासेस में ही याद हो जाए। उसका आप लोग पीडीएफ को ज्यादा पढ़िए, क्योंकि अब 1 मंथ का टाइम है और आप लोग को बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ पढ़िए। आप लोग हर चैप्टर का पीडीएफ आप लोग को धीरे धीरे अवेलेबल करवा दिया जा रहा है। जैसे कि एंजाइम्स का आप लोग को पहले ही दे दिया गया था, ताकि एंजाइम्स को आप लोग पहले से पढ़ के रखें, रीड करके रखें। कुछ तो समझ में आएगा, 50% क्लास को समझिए। तो चलिए, स्टडी ऑफ एंजाइम्स को बोलते हैं एंजाइमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइमोलॉजी कहते हैं। एंजाइम शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था 1878 में। कब, 1878 में। डेट इंपॉर्टेंट है, 1878 में। किसके द्वारा, तो कुन्हे के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, कुहने के द्वारा, कुहने। ठीक है, कुहने के द्वारा। कब, 1878 में। तो आपसे अगर एंजाइम के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था, तो 1878 में किया गया था। किसके द्वारा, तो कुन्हे के द्वारा। याद रखिएगा कि आपका बुचनर एक साइंटिस्ट थे। बुचनर ने ईस्ट से सर्वप्रथम जाइमेज को प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किया था, जाइमेज। ठीक है, क्या किया था, जाइमेज को प्राप्त किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि एंजाइम से सबसे पहले जाइमेज को किसने प्राप्त किया था, तो बुचनर ने किया था। किसने, बुचनर ने किया था। देखिए, अब आता है समनर। सब साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। समनर ने यूरेज नामक एंजाइम के कैटालिस्ट तैयार किए थे। क्या किए थे, समनर ने
यूरेज नामक एंजाइम के क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट में क्या होता है, रवा, ठीक है, क्या कहते हैं, रवे तैयार किए थे। तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट आप लोग को याद रखना है। सबसे पहले यहां से आया है आपका कुहने, बुचनर और समनर। तो कुन्हे ने क्या किया था, एंजाइम शब्द का यूज किया था। बुचनर ने क्या किया था, आपको ईस्ट से जाइमेज को प्राप्त किया था। जबकि समनर ने यूरेज नामक एंजाइम से क्या किया था, उसका क्रिस्टल तैयार किया था। नेक्स्ट, समनर। समनर ने 1926 में क्या किया था कि यह बताया कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। यानी कि क्या चीज कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। यानी कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है आपका। तो यह किसने बताया था कि सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो समनर ने बताया था। समनर कब, 1926 में। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन आपका एंजाइम्स नहीं होते हैं। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो आरएनए से निर्मित होते हैं। यानी कि आरएनए क्या है, तो आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट जो चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी आएगा उसमें आपको डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना है। तो कुछ एंजाइम्स आरएनए से निर्मित होते हैं। आरएनए क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड होता है। जैसे कि आपका राइबोजाइम, क्या है, राइबोजाइम है। क्या होता है, राइबोजाइम। अ सेल, देखिए सेल में क्या होता है, अप्रोक्स आपका 3000 एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक सेल नहीं, एक सेल। एक सेल में अप्रोक्स लगभग 3000 एंजाइम्स पाए जाते हैं। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं एंडो एंजाइम्स, एक को बोलते हैं एक्सो एंजाइम्स। क्या होता है, एंडो और एक्सो। एंडो क्या होता है, जो कोशिका के भीतर क्या रहते हैं, एक्टिवेट रहते हैं। जो कोशिका के भीतर एक्टिवेट रहेंगे उसको एंडो कहेंगे। और एक्सो का मतलब क्या होता है, ये कोशिका के बाहर क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। यानी कि आपका कोशिका के बाहर क्या होते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर पाचन से संबंधित होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपसे यहां से ये इंपॉर्टेंट हो गया, यहां से लेके यहां तक कि ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि बाह्य कोशिकीय पाचन से संबंधित होते हैं। कौन आपका, तो एक्सो एंजाइम्स, एक्सो एंजाइम्स। और ये जितने भी मोटा, देखिए मेटाबॉलिक जो एंजाइम्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। और क्रेब्स एंजाइम्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि शरीर में शरीर के अंदर यानी कि कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनको क्या करता है, सक्रिय कौन करता है, तो एंडो एंजाइम्स, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं उसको, मेटाबॉलिक कहते हैं एंजाइम्स। पढ़ाए थे कि मेटाबॉलिक क्रिया क्या होता है, जो शरीर के अंदर होता है। तो ये भी क्या हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, कोशिका चक्र के एंजाइम्स भी कहते हैं इनको हम। नेक्स्ट, ऑल आर प्रोटीन्स। समझिए ध्यान से, क्या हो रहा है कि एंजाइम्स क्या है, ऑल आर प्रोटीन। समझिएगा, इनको दो तरीके से बांटते हैं। एक होता है सिंपल प्रोटीन यानी कि सरल प्रोटीन, यानी कि ऐसे एंजाइम शुद्ध रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। यानी कि जो प्रोटीन आपका शुद्ध रूप से बना होगा उसको कहते हैं सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। दूसरा चीज, कंजुगेटेड, ऐसे एंजाइम्स जिसमें प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है, अप्रोटीन यानी कि नॉन प्रोटीन भाग भी पाया जाता है। तो यानी कि प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन, कंजुगेटेड, और प्योर प्रोटीन हो जाएगा सिंपल प्रोटीन। ज्यादातर एंजाइम्स में प्रोटीन व नॉन प्रोटीन दोनों भाग पाए जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, प्रोटीन ज्यादातर जो प्रोटीन हो ज्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। कथन नंबर 2 कि ज्यादातर जो प्रोटीन होते हैं, ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों भाग उसमें पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ज्यादातर वाला में क्या आ जाएगा आपका ये कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों पाया जाता है। एक वर्ड आता है आपका संपूर्ण एंजाइम।
संपूर्ण एंजाइम यानी कि होलो एंजाइम क्या होता है? तो यानी कि होलो एंजाइम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा एपो एंजाइम। एपो एंजाइम का मतलब क्या होता है? प्रोटीन का भाग। एक होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब नॉन प्रोटीन, नॉन प्रोटीन का भाग। इसी वर्ड को यहाँ पे पूरा पूरा समझ गए आप कि जो ज्यादातर जो होते हैं एंजाइम्स वह प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। जो कोफैक्टर होते हैं सहकारक, ये नॉन प्रोटीन के भाग होते हैं, जबकि एपो एंजाइम क्या होता है? तो प्रोटीन का भाग होता है। जो कोफैक्टर होता है उसको भी दो भागों में बांटते हैं। एक को अकार्बनिक कोफैक्टर, एक को बोलते हैं कार्बनिक, यानी कि इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और आपका ऑर्गेनिक कोफैक्टर के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, अकार्बनिक सहकारक क्या होता है? इसमें अनेक आयंस शामिल होते हैं। इन आयंस का नाम याद करना जरूरी है। जैसे कि आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए क्या होता है? जेड प्लस प्लस। किसके लिए? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए। जबकि अगर बात करते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए, मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस, सॉरी मैग्नीशियम प्लस प्लस। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक कार्बोनिक जो एनहाइड्रेज होता है उसके लिए जेड प्लस प्लस, और एक जो आपका हेक्सोकाइनेज होता है एंजाइम उसके लिए मैग्नीशियम प्लस प्लस। तो ये दो चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स में, इसको ध्यान देके पढ़ लीजिएगा एक बार। अब आता है कार्बनिक सहकारक यानी कि ऑर्गेनिक जो आपका कोफैक्टर्स के बारे में। तो याद रखिएगा कि इसको भी दो भाग बांटते हैं हम, ठीक है। एक को बोलते हैं प्रोस्थेटिक, आपको क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक, यानी कि प्रोस्थेटिक समूह। जो एंजाइम्स के प्रोटीन भाग से दृढ़ता से जुड़ा होता है उसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। क्या बोला? कि जो एंजाइम्स के प्रोटीन भाग, प्रोटीन वाला जो भाग होता है उसके साथ दृढ़ता से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक कहते हैं। जबकि सहविकार क्या है? को एंजाइम, ऐसा सहकारक जो एंजाइम के क्षणिक रूप से जुड़े होते हैं उन्हें सहविकार कहते हैं। यानी कि जो मजबूती से जुड़ा होगा उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक, जो कि क्षणिक मतलब तुरंत जुड़ेगा तुरंत खत्म, ठीक है, ऐसा अगर जुड़ेगा तो सहविकार क्या कहेंगे? सहविकार कहेंगे। नेक्स्ट, अधिकांश सहविकार यानी कि जो कोएंजाइम्स में क्या होता है? विटामिन जो होता है एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अधिकांश जो आपका सहविकार जो होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? आपका महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो आपका विटामिन है। जैसे कि उदाहरण के लिए एनएडी यानी कि निकोटिनोमाइड, देखिए निकोटिनी अमाइड एडेनिन आपका डाई निक्लोटाइड। एनएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में पूछ सकता है ये सब। एनएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो निकोटिअमाइड एडेनिन डाई निक्लोटाइड। वह आपका एनएडीपी, एनएडीपी क्या होता है? तो देखिए निकोडिनमाइड आपका एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यानी कि इसमें क्या एक्स्ट्रा है? फॉस्फेट है। सह विकारों में क्या होता है? तो नियासिन पाया जाता है। तो यानी कि आपका एनएडी और एनएडीपी में क्या होता है? सह विकार नियासिन पाया जाता है, नियासिन। जबकि आपका अगर देखा जाए एफएडी, एफएडी यानी कि फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड व एफएन एफएमएन यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो सहविकार होता है उसमें राइबोफ्लेविन पाया जाता है। क्या चीज? राइबोफ्लेविन। तो यहां से ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आ रहा है आपके लिए। और तीसरा क्या होता है? तो को एंजाइम्स ए, को एंजाइम्स जो ए होता है उसमें पेंटोथेनिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेंटोथेनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड पाया जाता है। तो तीन को याद हो गया। एनएडी और एनएडीपी में जो सहविकार क्या होता है? नियासिन होता है। जबकि एफएडी और आपका एफएन जो नामक सहविकार में आपका राइबोफ्लेविन पाया जाता है। जबकि जो को एंजाइम ए होता है उसमें पेंटोथेनिक एसिड पाया जाता है। देखिए एंजाइम्स एक्टिवेटर्स क्या है?
एंजाइम्स आपका एक्टिवेटर्स है। ऐसे पदार्थ जो वीकर यानी कि आपका एंजाइम्स को सक्रिय कर देता है उन्हें क्या कहते हैं, विकर सक्रियक कहते हैं, यानी कि एंजाइम्स एक्टिवेटर्स कहते हैं। मतलब नाम से पकड़ा रहा है कि जो एंजाइम को एक्टिवेट करेगा उसको एंजाइम्स एक्टिवेटर कहेंगे। जैसे कि जेडन हो गया, एमएन हो गया और सीयू, जिंक, मैंगनीज और आपका कॉपर। एंजाइम्स, एंजाइम जैव उत्प्रेरक यानी कि बायो कैटालिस्ट होता है। क्या होता है, बायो कैटालिस्ट होता है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एंजाइम क्या है, तो जैव उत्प्रेरक है। क्या है, जैव उत्प्रेरक, यानी कि बायो क्या है, कैटालिस्ट है, जो क्रिया की दर को बिना उसमें उपयोग आए बढ़ा देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि एंजाइम्स क्या है, तो बायो उत्प्रेरक है, यानी कि आपका बायो कैटालिस्ट है, जिसका काम क्या है कि वह बिना उपयोग में आए, बिना उपयोग में आए क्या करेगा कि उसके रेट को बढ़ाता है, क्रिया की दर को बढ़ाता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी कि इसको देख लीजिए कि एंजाइम्स आर एक्टिंग एज बायोकैटालिस्ट, यानी कि बायोकैटालिस्ट की तरह काम करता है, विच बूस्ट अप रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड इन इट। बिना उसमें यूज हुए क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बूस्ट करता है, यानी कि बढ़ा देता है। क्रिया पूरी होने के बाद एंजाइम्स, जब क्रिया पूरा हो जाएगा तो एंजाइम्स उत्पाद संग पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट के साथ एंजाइम्स फिर से प्राप्त हो जाता है। कब, जैसे ही क्रिया पूरा हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्रिया, वहां तो समझ आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन को बूस्ट करेगा, लेकिन क्रिया पूरी होने के बाद क्या होगा, ये प्रोडक्ट के साथ पुनः प्राप्त होगा। ठीक है, पुनः प्राप्त हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एंजाइम का प्रॉपर्टी। यहां से आपको पूरा रट जाना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज को सबसे पहला क्या है, प्रॉपर्टीज कि एंजाइम्स विशिष्ट होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम का कार्य दूसरा एंजाइम से नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। आगे पढ़ा दिए हैं। एंजाइम्स का आणविक भार क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि उच्च होता है, हाई होता है। पूछ सकता है कि आणविक भार कैसा होता है, तो उच्च होता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन पढ़ा दिए हैं। एंजाइम्स का व्यवहार कैसा होता है, तो उत्प्रेरक यानी कि बायोकैटालिस्ट की तरह काम करता है। एंजाइम्स कैसा होता है, तो कोलाइड प्रकृति का होता है। कोलाइड प्रकृति में होने के कारण क्या होगा कि जब अभिक्रिया के लिए क्या करेगा, अधिक क्षेत्रफल प्रदान करेगा ये। ठीक है, कोलाइड होने के कारण क्या करेगा, ये आपका कोलाइड प्रकृति के होने के कारण यह अभिक्रियाओं के लिए क्या करेगा, अधिक क्षेत्रफल प्रदान करेगा। ये कैसे होते हैं, आपको उभयधर्मिक यानी कि एम्फोट्रिक होते हैं। एम्फोट्रिक होने का मतलब क्या है कि जैसा केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि केमिस्ट्री में एक आता है मेटल और नॉन मेटल में, नहीं एसिड और बेस चैप्टर में, कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड का मतलब या फिर एम्फोट्रिक का मतलब क्या होता है, जो दोनों की तरह व्यवहार करे, एसिड और बेस दोनों की तरह। तो एंजाइम्स आर कैसा होता है, एम्फोट्रिक होता है, अर्थात एंजाइम्स कम क्षारीय विलयन में H आयन दे देगा, जबकि कम अम्लीय विलयन में OH देगा। ठीक है, जो कम क्षारीय विलयन में क्या देगा, H आयन देगा, जबकि कम अम्लीय विलयन में OH आयन को देगा। तापमान के प्रति क्या होता है, पीएच के प्रति काफी संवेदनशील होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एंजाइम्स एक निश्चित तापमान परास, यानी कि आपका 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस इसका परास होता है। उससे ज्यादा टेम्परेचर सह नहीं सकता, उससे ज्यादा और उससे कम सह नहीं सकता है। तो एक निश्चित परास क्या है इसका, 25 से 40 तक ही कार्य करता है, यानी कि बहुत कम तापमान पर या बहुत अधिक तापमान पर एंजाइम्स कार्य नहीं करते हैं। एंजाइम्स निश्चित पीएच पर ही काम करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स निश्चित पीएच पर ही काम करते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक तापमान पर भी क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो इसी चीज को आपको याद करना है, जो अपवाद आ गया। ठीक है, गर्म झरनों, अच्छा, गर्म झरनों में पाया जाने वाला, ध्यान दीजिएगा, गर्म झरनों में पाया जाने वाला जो आपका होता है तक पॉलीमेरेज एंजाइम। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है। ठीक है, तक पॉलीमेरेज एंजाइम,
एंजाइम्स का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स एंड टाइप्स, क्या होता है, वह प्रकार क्या होते हैं उनका। तो अधिकतर जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके लास्ट में ए एस ई एज लगता है ना। जैसे कि आपका एर्गिनेज, ट्राई देखिए ट्रायोजीनेज है ना। तो आपका आर्गिनेज जो होता है वो आर्गिनिन पे काम करता है, जबकि आपका ट्रायोजीनेज जो होता है वह ट्राइसोजीन पे काम करता है, सॉरी ट्राइसोसिन पे काम करता है। किस पे? ट्रायोसिन, ट्रायोसिन, ट्रायोसिन पे काम करता है ट्रायोसिनेज। जबकि आपका आर्जिनेज जो होता है वह आर्जिनिन पे काम करता है। किस पे? आर्जिनिन पे। जैसे देखिए इसका 6 टाइप होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 6 टाइप होता है और ये 6 टाइप आपको याद करना है। सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज, एक होता है आपका ट्रांसफरेज, एक होता है आपका हाइड्रोलेज, एक होता है लाइजेज, एक होता है देखिए लिगाजेज, एक होता है आइसोमरेज। ये 6 टाइप है आपका, ठीक है। एक क्या हो गया? ऑक्सीडो रिडक्टेज, एक होता है ट्रांसफरेज, एक होता है हाइड्रोलेज, लाइजेज, लाइगेजेज और आइसोमरेज। ये 6 टाइप काफी इंपॉर्टेंट है, याद करना है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, क्रियाविधि क्या है? तो मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आपका मैकेनिज्म क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम्स क्रियाधार संकुल का निर्माण, और एक होता है लॉरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यही इसका क्या है? मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म अगर एंजाइम्स का आपसे पूछता है तो दो मैकेनिज्म याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एक हो जाएगा लॉरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सबस्ट्रेट क्या होता है? तो सबस्ट्रेट एक ऐसा पदार्थ जिस पर एंजाइम क्रिया करता है उसे क्रियाधार कहते हैं, यानी कि सबस्ट्रेट कहते हैं। जिस पर एंजाइम्स क्या करता है? वर्क करता है, उसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, एंजाइम्स क्रियाधार संकुल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम्स में एक्टिव साइट यानी कि जो सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, याद रखिएगा कि एंजाइम्स में क्या होते हैं, तो एक्टिव साइट्स यानी कि सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। ये एक्टिव जो स्थल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और इन एक्टिव साइट्स में एमिनो एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो एमिनो एसिड पाए जाते हैं, एमिनो एसिड पाए जाते हैं। यानी कि एंजाइम्स में क्या होता है? एक्टिव साइट्स होता है। ये एक्टिव साइट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, और उन एक्टिव साइट्स में क्या होता है? एमिनो एसिड पाया जाता है। इन्हीं एक्टिव साइट्स का आकार सबस्ट्रेट जुड़ता है। इन्हीं एक्टिव साइट्स पर आकर के क्या होता है? तो सबस्ट्रेट जुड़ता है। जैसे कि देखिए ये आपका क्या हो गया? एंजाइम से है, ये क्या है इसका? तो एक्टिव साइट से है। ये क्या है? सबस्ट्रेट है। तो ये क्या हो रहा है? इसमें जो आपका एक्टिव साइट्स है उसमें आकर के जुड़ रहा है, ये देखिए, ठीक है। जब प्रोडक्ट बना तो देखिए उत्पाद के साथ क्या हो गया? एंजाइम्स प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? तो एंजाइम्स प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? इसको होते हैं लॉक एंड की थ्योरी भी कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं इनको? लॉक एंड की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जो अभी समझाएंगे आपको हम। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए दो थ्योरीज अवेलेबल हैं। दो थ्योरीज अवेलेबल हैं। एक थ्योरी है आपका लॉक एंड की थ्योरी, जिसको फिशर साहब ने दिया था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लॉक एंड की थ्योरी किसने दिया था? तो फिशर साहब ने दिया है। दूसरा है आपका, देखिए लॉक क्या है? लॉक था आपका, आपको अभी बताए थे फिगर में कि एक्टिव साइट्स सक्रिय स्थल है, जबकि की किसको कहेंगे? सबस्ट्रेट को कहते हैं, ठीक है। लॉक एंड की व्यवस्था पाई जाती है। एंजाइम्स के सक्रिय स्थल व क्रियाधार एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं? पूरक होते हैं। देख रहे हैं, इसी शेप का आपका सबस्ट्रेट भी है जो आगे के जुड़ेगा, पूरक होते हैं। इसलिए विफर क्रियाधार संकुलन का निर्माण होता है, ठीक है। ये देखिए विफर क्रियाधार संकुलन का निर्माण हो रहा है।
और इसमें क्या पढ़ा जाता है कि जब पूरा रिएक्शन हो जाता है तो आपका उत्पाद के साथ एंजाइम्स पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एंजाइम्स पुनः प्राप्त हो जाता है। एक आता है आपका इंड्यूस्ड फीट मॉडल, जिसको आपको कोसलैंड ने दिया था। किसे दिया था? कोसलैंड। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कोसलैंड साहब ने दिया था। किसको? तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल। यह सिद्धांत लॉक एंड की मॉडल से ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका एंजाइम्स का जो सक्रिय स्थल व क्रियाधार एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं, एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे। इस सिद्धांत में क्या होगा कि एंजाइम्स का जो एक्टिव जो साइट्स होगा और सबस्ट्रेट एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे, जबकि उसमें पूरक होता है। लेकिन जैसे ही देखिए, अभी दोनों का साइज क्या है? अलग अलग है। लेकिन जैसे ही ये करीब आएंगे, जैसे ही एक दूसरे क्या होंगे? करीब आएंगे, तो ये अपना जो शेप है उसको चेंज कर लेगा। ठीक है, अपना शेप चेंज कर लेगा। देखिए अपना शेप क्या किया? चेंज किया। आखिर बनना वही चीज है, लेकिन इसमें क्या बताया गया कि एंजाइम्स का जो एक्टिव साइट्स होता है सबस्ट्रेट के पूरक नहीं होंगे। ठीक है, परंतु जब क्रियाधार एंजाइम्स के पास आता है तो उसकी सतह में परिवर्तन होता है, वह क्रियाधार के अनुकूल हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें सेम है कि प्रोडक्ट के साथ एंजाइम्स आपका निकल आएगा। नेक्स्ट जो आपको समझना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझना ही पड़ेगा आपको, ये आखिरी है। ठीक है, इसका क्लासेस खत्म होगा। यानी कि लॉरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स किसी भी अभिक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली सक्रिय ऊर्जा को बहुत कम कर देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, एंजाइम्स का काम क्या है कि किसी भी अभिक्रिया में क्या होता है? प्रयुक्त की जाने वाली एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत कम करता है। कौन? एंजाइम्स। यानी कि जहां जहां एंजाइम्स पाया जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। और जहां जहां आपका एंजाइम्स नहीं पाया जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? काफी अधिक होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एंजाइम्स होता है इनवर्सली होता है किसका? एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी का। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ये क्या हो गया आपका? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? प्रोग्रेस ऑफ का रिएक्शन हो गया। ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है आपका? सबस्ट्रेट है। ठीक है, सबस्ट्रेट है। अब ध्यान दीजिए कि यहां से क्या हुआ कि आपका रिएक्शन हुआ। ये क्या है? प्रोडक्ट है आपका। ये जो इसका जो बीच वाला जो एवरेज पॉइंट है, यहां पे क्या हो रहा है? तो ये जो पॉइंट है यहां पे क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम्स। तो अब बताइए कि यहां पर अगर एंजाइम्स है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, तो क्या यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी अधिक होगा कि कम होगा? तो याद रखिए कि जहां पे आपका एंजाइम्स पाया जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। आप देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम है। यानी कि जब एंजाइम्स उपस्थित हो तो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी, कम होती है। जबकि अगर इसमें देख रहे हम तो इसमें क्या हो रहा है आपका? यहाँ पर तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम्स, और यहाँ पे आपका क्या है? एंजाइम्स नहीं है। तो अगर यहाँ पे एंजाइम्स नहीं है यहाँ पे आपका, तो इसमें आपका क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी अधिक होगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? अधिक होगा। तो आपको मोटा मोटी याद रखना है इसको आपको। चलिए, तो आपका एंजाइम्स चैप्टर का पहला टॉपिक खत्म होता है और एक वीडियो और बचा है, फिर ये भी चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो एनर्जी जो आपका एंजाइम्स चैप्टर शुरू हुआ था, एक क्लास और आपका फिनिश हो जाएगा। आप लोग उसको पढ़ते रहिए, पीडीएफ को लगता है रीड करते रहिए, खत्म करिए, और शाम वाले क्लासेस में आप लोग आकर के क्वेश्चन को लगाते रहिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सभी को।